सर ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा गया उसके अंदर वाले को क्या कहते हैं? सर जो बाहर रखा गया उसको क्या कहते हैं? सर इसमें जो छोटे ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट है उसको क्या कहते हैं? जिन भी कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कराया जाए, वाटर में डिजोल्व कराने के बाद आयनाइजेशन फॉर्मेट में टूट जाते हैं। आयनाइजेशन फॉर्मेट में का ब्रेक हो जाना और अपनी आइडेंटिटी का खो देना, दैट इज द इस केंद्रीय धातु परमाणु को रगड़ने का काम कौन धोएगा? वो चार धोएंगे। वो जो चार धोएंगे वो हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोई भी एक कंपाउंड दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पूछा जाएगा बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे? बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और इंतजार कर सर नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के ऑन डिमांड पर ही सारी की सारी चीजें हो रही। बहुत सारे बच्चों के ऑलमोस्ट कमेंट थे कि सर इसके तरीके हमें जो आईयूपीएसी है वो नहीं आती है, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, किस तरीके से बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आप टर्म बाय टर्म एक तरीके से एक अच्छे वे में आप सारी की सारी चीजें पढ़ने पढ़ाने का काम करिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों के एक तरीके से गुड कमेंट भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे फुल ऑन डिटेल पढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही हैं, वो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीज़ें वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है तो पूरा 1 साल हमारे पास होता है और अब हमारे पास 1 साल नहीं है। तो ये बात पहले आप अपने माइंड में एक तरीके से जमा लो, फीड कर लो। हमारे पास बचे हुए कुछ ही दिन हैं जिसमें आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास में है। तो अगर क्यों ना वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट सेक्शन की पढ़ ली जाए जो एग्जाम में आ रही हैं, तो इस ये बढ़िया होगा कि वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाए, एग्जाम में आता भी हो नहीं भी आता हो फिर भी। लेकिन यहां पर जो भी आप पढ़ रहे हो वो रिलेटेड टू एग्जाम है और एग्जाम में आने वाली सारी की सारी चीजें हैं। तो थोड़ी सी बातें बार बार मैं बोलता हूं कि इन बातों को ध्यान से समझो कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। हालांकि आप बात तो सुनते हो लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स उसी सेक्शन में उसी तरीके से मिल जाते हैं जो बेहतरीन लेवल को नहीं दिखाते हैं। हालांकि आइए हमारे पास जो एक नया चैप्टर है जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना होगा बेटा? 5 होगा। हम इसको 5 नंबर लेक्चर पता है क्यों कह रहे हैं? इसलिए बेटा 5 नंबर लेक्चर कह रहे हैं क्योंकि जो हम एक से लेके आए हैं ये हमारा 5वां लेक्चर है। एक्चुअल में अगर हम आपके सिलेबस के आधार पर देखें तो ये 5वां लेक्चर नहीं है। आई नो, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको जो क्रम में चैप्टर दे रहा हूं तो वो हमारा लेक्चर नंबर है, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 ये नहीं है, चैप्टर नंबर 5 आपका सरफेस ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री जिसको हम पृष्ठ रसायन कहते हैं, वो हमारा चैप्टर नंबर 5। लेकिन ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है, इसलिए मैं इसको वरीयता दे रहा हूं 5 की। सबसे पहले बात आती है सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या? हालांकि जब आप क्लास 11th में थे तो इन सभी बातों का बहुत ज्यादा वर्णन सुनने को मिला था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसको हम उपसह उपसह ध्यान सुनिएगा, उपसह संयोजक उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपसह संयोजक यौगिक, यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे राजा, तो ये जो आप पढ़ने वाले हो ये हमारा है उपसह संयोजक यौगिक, जिसको हम लोग आज डिफाइन करने वाले हैं। हालांकि जो हमारा उपसह संयोजक यौगिक है इसमें क्या होता है, जो हमारी रासायन विज्ञान है जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो, केमिस्ट्री का वो भाग जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का स्टडी करते हैं, दैट इज द या इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे मैं बोल दूं K4FeCN का होल ऑफ 6। सर ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा गया उसके अंदर वाले को क्या कहते हैं? सर जो बाहर रखा गया उसको क्या कहते हैं? सर इसमें जो छोटे ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट है उसको क्या कहते हैं? इन सभी की जानकारी ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में जाता है। इसमें सेम बन जाता है, जैसे K3 है, Fe है, CN का सेम रखूं, ये भी हमारा अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, है ना, जिसमें हम यानी कि इस केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, एक साइंस है, उसके अंतर्गत हम लोग किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
लेकिन हम बात करें सर इसमें टॉपिक हम लोग कौन पढ़ने वाले हैं, तो वो सारे टॉपिक होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट 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 बोर्ड एग्जाम के लिए, फॉर योर, ऐसे लिख देता पूरा, फॉर योर बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है भैया। तो जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी बातों को हम कवर करने वाले। अब अगर हम बात करें तो हम पहली स्लाइड की बात करें, हमारे पास क्या है, जिसको हम कहते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। सर संकुल यौगिक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। संकुल यौगिक ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ये K4 है, Fe है, CN का होल ऑफ 6 है, ये हमने लिखा, इसको हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसको हम वाटर में डिजोल्व कराएं तो बन के आता है 4 टाइम K पॉजिटिव प्लस प्लस आपका बन के आया FeCN का होल ऑफ 6। क्या बन के आया बेटा, ये देखो बन के आया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस के 4 आयन मिलेंगे, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या कहती है, सर ऐसा एक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व कराओ, वाटर में डिजोल्व कराने पर वो अपने आयनाइजेशन फॉर्मेट में तो ब्रेक होता है, आयनाइजेशन फॉर्मेट में ब्रेक तो होता है, लेकिन वो अपनी क्वालिटी क्वांटिटी जो भी है वो कभी भी खोता नहीं है, वो अपनी नेचर को बनाए रखता है। यानी कि आपको इसमें बताना है वे यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों में क्या होते हैं सर, टूट जाते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तो इसको हम फेरोसाइनाइड आयन कहते हैं। इसको अपने आप में इसको हम लोग संकुल यौगिक के नाम से जानेंगे बेटा, ये हमारा संकुल यौगिक होगा, संकुल यौगिक के नाम से होगा, इसी को हम संकर भी के नाम से जानते हैं। यही हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाटर में घुलने के बाद अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो कभी नहीं खोता है, दैट इज द संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन यौगिक। क्लियर है बेटा। अब अगर ये बनाए रखने का काम करता है तो हमारे पास एक ऐसा भी यौगिक होता है जो अपनी पहचान को खो देता है, जो अपनी पहचान को खो देता है, वो होते हैं द्विक सॉल्ट, यानी कि द्विक लवर डबल सॉल्ट की कैटेगरी में। अगर हम इनको वाटर में घोलें, जैसे एक फार्मूला होता है हमारे पास मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो बेटा, FeSO4 इंटू NH4 का होल ऑफ ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, ये हमारा डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक अपने आप में सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इनको मिला दिया गया तो डबल सॉल्ट। जैसे आपने फिटकरी पोटास एलम सुना होगा, वो भी हमारा कैसा हो, डबल सॉल्ट होगा, क्योंकि कई एक दो सॉल्टों से मिलकर बना तो डबल सॉल्ट है। इसको अगर हम ब्रेक कराएं, वाटर में डिजोल्व कराएं, तो ये आपका ब्रेक होता है Fe डबल पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव, फिर हमारा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ NH4 डबल मतलब पॉजिटिव, प्लस आपका SO4 डबल नेगेटिव, प्लस है प्लस 6H2। यानी कि जिन भी कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कराया जाए, वाटर में डिजोल्व कराने के बाद आयनाइजेशन फॉर्मेट में टूट जाते हैं। आयनाइजेशन फॉर्मेट में का ब्रेक हो जाना और अपनी आइडेंटिटी का खो देना, दैट इज द डबल सॉल्ट। यही हमारे क्या होंगे, डबल सॉल्ट होंगे। क्लियर है बेटा, ध्यान समझ लो। दोज विच आर द फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग टू सिंपल सॉल्ट एंड द ब्रेक इनटू द सिंपल आयन ऑन द डिजॉल्विंग वाटर एंड द लूज देयर आइडेंटिटी इज कॉल्ड द डबल सॉल्ट। जो वाटर में घुलने पर अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, वो सारे के सारे डबल सॉल्ट की कैटेगरी में जाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल अपनी कॉपी पे लिख के आना होगा अगर एग्जाम में डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण के बारे में डेफिनेशन पूछता है। क्लियर है भाई, तो ये वाली बात क्लियर। अब आ जाते हैं, कभी कभी ये आपको देखने को मिल जाते हैं जो हमारे हैं अंतर। सर अंतर क्या होता है, वे ठोस जिनमें अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वो सारे के सारे हमारे हैं, क्या बोलेंगे बेटा उनको, हैं ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दे रिटेन देयर द आइडेंटिटी ओनली द सॉलिड, ये सॉलिड में बनाए रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में बनाने का काम करता है। ये सॉल्यूशन में नहीं बनाता है, क्योंकि जैसे सॉल्यूशन में आता है आयन में ब्रेक हो जाता है, आयन में ब्रेक हो जाना वो बेटा वहां से क्या हो जाता है, ध्यान देना, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। यहाँ पे आ जाओ,
ये विलयन में केवल सरल आयनों में क्या होंगे, ब्रेक, यानी कि ये हमारे सिंपल आयनों में ब्रेक होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये सिंपल के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। आपको बताया था वो आइडेंटिटी नहीं खो रहा था, वो हमारे सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में जाएंगे। ये अधिकतर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और ये हमारे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड बनाने का काम करता है। ये बेटा ध्यान समझना, इनकी जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनों के भिन्न होती है, परंतु रासायनिक गुण आयनों के क्या होती है, समान। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है आयनों के तो समान होगी, लेकिन इनकी जो फिजिकल इनके जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, समान। इनकी भौतिक और रासायनिक गुण आयनों से क्या होते हैं बेटा, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द आयन। आयन से क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे 4 डिफरेंट रहे। अगर आप एग्जाम में 3 भी लिख के आते हो तो नंबर की कटौती नहीं होती है, इन बातों को ध्यान देना। अब आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। हालांकि केंद्रीय धातु परमाणु को समझाने का एक सिंपल तरीका है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये बेटा एक, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर रखे गए, अरे यार रुक जाओ, यहां पर मान लेते हैं काम करते गोला बनाते इस तरीके से। यहां पर जो गोला बना ये किसी का घर है, वो तुम्हारे शिवम भैया का घर है, ये अपुन का घर है। काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, ये बेटा तुम्हारे शिवम भैया का घर है, ठीक है भैया, शिवम भैया भैया जी का घर है यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ सुंदर कन्याओं का घर है इस साइड, इधर 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 और इधर, ठीक है भाई, ठीक है ना, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना। सभी इस सभी घरों में, इन सभी घरों में सुंदर कुछ कन्याएं रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ सुंदर कन्याएं देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे लाइक, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मान लेते कोई रहता है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ रहता है, यहाँ पर रहती काजल, यहाँ पर प्रीति, यहाँ पर रोशनी, यहाँ पर पारुल, यहाँ पर शिवानी, यहाँ पर ज्योति, यहाँ पर रागिनी, इतने सारी की सारी लड़कियां रहती। सुबह शाम आपके शिवम भैया को ताड़ा करती। अपन तो भाई सख्त लौंडा है, पिघलने से रहा, कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप ध्यान से सोचो, यहाँ पर मजाक की बातें अलग हैं। इसको, इस सेंटर को टोटल कितने लोगों ने घेरा है? तो आपका आंसर होगा टोटल कितने लोगों ने घेरा, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ज्यादा नहीं हो गई, खैर 7 लोगों ने घेर के रखा। तो अगर हम इस एटम की हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो आपका कितना होगा? आपका आंसर होगा सर जी 7 होगा। तो सेंटर एटम का मतलब यही तो होता है। अच्छा, जैसे अभी हम एग्जांपल किसका दे रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर हम कह दें ये हमारा बेटा CN है, CN था, उसको घेरने का काम कर रहा था Fe को, ये Fe है, ये सेंट्रल है, ये आपको घेरने का काम करेगा, ये यहां पर आपको क्या देखने को मिला? CN 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 CN, माइनस नहीं लगाएंगे, CN 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 और CN, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? हो गया ना, टोटल मिल गए। अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पर हमारे पास ये माइनस का साइन लगा, कितने टाइम? 4 टाइम। अच्छा, में ये हमारा क्या है? ये हमारा है सेंटर एटम, केंद्रीय धातु। ये हमारा क्या है? ये हमारा केंद्रीय धातु है बेटा, यानी कि इसको हम कहते हैं सेंटर एटम, सेंटर एटम है बेटा। अगर ये हमारा सेंटर एटम है, तो जो सेंटर एटम को चारों तरफ से घेरने का काम करता है, इनको हम लिगेंड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, लिगेंड। इनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। आप ध्यान सुनना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन को लेता है बेटा, लेने का काम कौन कर रहा है? ये, तो ये बनेगा लुईस अम्ल, लुईस एसिड के नाम से बोलोगे। और जो देने का काम कर रहा है, ये बनेगा लुईस क्षार बनेगा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये वाला कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कि उपसह संयोजक, उपसह संयोजक बंध है। ठीक है बेटा, उपसह संयोजक बंध है। तो क्लियर है ना। केंद्रीय धातु पता चला। यहां शिवम भैया को याद रखना। इसमें आ जाओ, देखो क्या लिखा है। उपसह संयोजक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिनके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। क्लियर है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द मेटल और द आयन अराउंड विच द लिगेंड आर द अटैच इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये किस तरीके से काम करेगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये हमारा काम करेगा लुईस अम्ल की तरीके। इट इज द बिहेव इज द लाइक इज द लुईस एसिड। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात ध्यान सुन लो, मैं आपको एक एक डेफिनेशन लिख लिख के, अच्छा आप सारे के जानते हो बाइलिंगुअल में लिखना, इतना इतना लिखूंगा तो ये घंटे नहीं महीने लेगा चैप्टर। ठीक है ना, तो इतना पॉसिबल नहीं। दूसरा, इसका फायदा उठाइए ज्यादा से ज्यादा, जितनी जल्दी हमारा चैप्टर खत्म हो जाए और क्या ही चाहिए। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे। यहां पर क्लियर, आप आ जाओ इधर। ये हमारा आता है जिसको हम कहते हैं उपसह संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता। समन्वय सत्ता, अब जरा ध्यान सुनिएगा, इसको पहले ध्यान से सुनो और समझो। ये क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। एक थोड़ा बाई लाइन आराम आराम से लेके चलते हैं। मध्यम 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 लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज द रिटन विथ ब्रैकेट, बहुत बढ़िया, एंड विच इज द कंटेंट द सेंट्रल मेटल एटम द लिगेंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी कि वो ये कह रहा है, हिंदी में पढ़े तो ये कहता है, जब उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग जैसे बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड होते हैं, समन्वय सत्ता कहलाता है। अगर हम बात करें एग्जांपल सेम वही लेते हैं जो हमारा K4 था, Fe था, CN का होल ऑफ 6 था। इसको बड़े ब्रैकेट में हमने बंद किया है ना, ये बड़े ब्रैकेट में हमने बंद किया, यानी कि ये वाला जो पार्ट की बात कर रहा है ये, यही तो आपकी बात कर रहा है। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ये तो बोल दो, इसको कहते हो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या एंटिटी, जो भी आप बोलो। इनको हम दो नाम से बोल सकते हैं। यानी कि जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसी को हम बोलते हैं उपसह संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता। इसी के साथ ही साथ और आगे अगर हम बढ़े तो और आगे आपको ये चार्ज याद रखने हैं कि जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन में जो चार्ज मिलते हैं उनको ही हम कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से बोलते हैं। और ये कैन जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स, और नेगेटिवली चार्ज दिखाने वाले न्यूट्रल कंपाउंड की कैटेगरी में जाएंगे। यानी धनावेशित संकुल, ऋणावेशित संकुल और आपका उदासीन संकुल, तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बिल्कुल इजी बात है, इसमें कुछ नहीं। अब ये वाला पॉइंट समझो, यहां पर जो आपने पीछे वाली डेफिनेशन समझी थी, अगर वो समझ में आ गई तो ये बहुत अच्छी समझ में आएगी। लिखा है द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच द बिकम आयनाइज्ड बाय द वाटर। अगर वाटर से हम कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, और करने के बाद आयनिक कॉम्प्लेक्स द रिटन आउटसाइड द बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। यानी कि उपसह संयोजक का वह भाग जो जल में घोलने पर जल द्वारा आयनित हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें आयनिक परिसर कहलाता है, इसे बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। तो यहां पर फिर हमने एग्जांपल वही लेना है जो पीछे लिया था, K4 FeCN का होल ऑफ 6। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका IUPAC नेम क्या होगा, समय आने दो बताएंगे। अब यहां पर ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जिसको हम K4 कहते हैं, जिसको हम K4 कहते हैं, ये जो आपको दिखा बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसको ही हम कहते हैं आयनिक परिसर, आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर भी कह सकते हैं, आयोनिक स्फीयर, स्फीयर। आयनिक स्फीयर यानी कि आयनिक मंडल। अब समझ गए ना, अब इसमें क्या ही कहना। ठीक है भाई, तो आयनिक स्फीयर क्या होगा, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए। अब आ जाओ लिगेंड। लिगेंड को मैंने समझा दिया था, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरने का काम किसका है, लिगेंड का। जो घेर ले रहा है वो लिगेंड है। अचानक सोचो, यहां पर हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है इसका नाम है सत्यम। सत्यम ने चलते चलते एक लड़की को छेड़ दिया। किसको छेड़ दिया, लड़की को छेड़ दिया। तो सत्यम बाबू अब क्या होगा, इनका तो रगड़ा जाएगा,
रगड़ा जाएगा ना, क्योंकि ने लड़की को छेड़ा है। अभी क्या होगा कि चार लौंडे मिले आगे, चार लौंडे आगे मिले किस लिए कि इनकी रबड़ी बनानी थी, हैं क्या करना था, इनको रगड़ा जाएगा। लेकिन आप नोटिस करो, सत्यम थे केंद्रीय धातु परमाणु, इस केंद्रीय धातु परमाणु को रगड़ने का काम कौन धोएगा, वो चार धोएंगे। वो जो चार धोएंगे वो हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे लिगेंड कहलाएंगे। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी पिटने दूंगा, अपन का भाई है, बहुत मारूंगा मैं, दबा दबा के मारूंगा भाई। इधर देखो, इधर देखते हैं फिर आगे क्या मिला, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द एटम और ग्राउंड डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल, ओके, सेंट्रल एटम विच द प्रोवाइड द पेयर इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट इज कॉल्ड द लिगेंड। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बुआ। अगर ये हमारा क्या था, यहां पर याद करो मैंने वहां पर एफ ही लिया था, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कुछ कुछ इस तरीके से तो बनाया था। ये हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही तो है। ये हमारा अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो इसको अटैच कराने का काम किससे किया गया है, सी एन से किया गया है। ये बेटा सी एन है, अगर ये सी एन है, ये डायरेक्टली अटैच है, किससे अटैच हैं, सेंट्रल मेटल से अटैच हैं। अगर ये सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, सॉरी कोऑर्डिनेशन बोलो, कोऑर्डिनेट बोलो, उस बॉन्ड से अटैच है, क्योंकि ये डायरेक्टली उस इस बॉन्ड का मतलब ही है ये एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करने का काम करता है। और जो दे रहा था, वो जो देने वाला है, जो देने वाला है वो लिगेंड, और जो लेने वाला है वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे चपड़गंजों, क्लियर है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और ये किस तरीके से काम करेगा आपको क्या बताएगा, थोड़ी देर पहले बोला गया था ना, ये सारे के सारे लुइस 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 बेस के तरीके काम करेंगे। कैसे कैसे जल्दी बताओ रे, कैसे काम करेंगे, लुइस बेस के तरीके काम करें। क्लियर है ना, तो लुइस बेस के तरीके काम करने वाले सारे के सारे क्या होंगे, हैं, लिगेंड होंगे। अभी बात क्लियर है ना। तो यहां वाला जो सीएन है, ये सीएन को कौन घेर रहा है, सीएन किसको घेर रहा है, एपी को, तो ये हमारा लिगेंड होगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, लिगेंड होगा, यही हमारा लिगेंड होगा। तो लिगेंड में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब लिगेंड के भी टाइप होते हैं, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, पॉलिल, है ना। तो ये आपका एम्बीडेंटेंट, ये इस तरीके से आपके लिगेंड के टाइप पढ़ने होते हैं। इजी है, जितने भी लिगेंड होंगे वो डायरेक्टली अटैच करते हैं आईयूपीएसी से। लिगेंड अगर आपको नहीं आया, लिगेंड का नाम नहीं याद आया, तो आप लिखी गई आईयूपीएसी को नहीं बना पाओगे। तो मेरे भाई विनम्र निवेदन है कि सारे बच्चे आईयूपीएसी को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब तक आपको आईयूपीएसी नहीं आ जाती, एग्जाम में आप अधूरे हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम आपकी आईयूपीएसी डालता है, इस बार भी डालेगा, कोई दोहराया नहीं है। चलिए, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे पास जैसे लिगेंड है, इन लिगेंडों का नाम सुनो। ये पॉजिटिवली चार्ज रखने वाले, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उनके लास्ट में IUM जुड़ता है। क्या जुड़ता है, IUM। जैसे ये NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, ये जो हमारा लिखा हाइड्रोजीनियम, ये हमारे पॉजिटिव वाले जब निगेटिव वाले आएंगे उनके लास्ट में O जुड़ता है। क्या जुड़ता है, O जुड़ता है। जैसे CN माइनस साइनो, OHN माइनस हाइड्रोक्सो, Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, CH3COO माइनस एसीटेटो, C2O4 डबल नेगेटिव ऑक्जिलेटो। क्लियर है ना बेटा। अब आगे आ जाओ, ये हमारे क्या है, उदासीन, जिनको आप न्यूट्रल कहते हो। हमारे पास एक्वा है, हमारे पास एमीन है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। ये सब सारे के सारे जितने भी आपको न्यूट्रल कंपाउंड देखने को मिलते हैं, याद रखना इनकी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ये सारे के सारे यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें बेटा, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ना बेटा, ध्यान देना, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या होगी, सदैव जीरो होगी। कैसी होगी, जीरो, क्योंकि जब इनमें कोई आयन ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस समय इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आपको रिलेट करनी पड़ेगी। सलाह में बहुत अच्छा नियम रह जाएगा, है ना। अब आ जाओ दाता परमाणु के आधार पर। देखो दाता परमाणु का मतलब देने वाला, डोनर। ध्यान से देखो, डोनर एटम की बात कर रहे हैं। H2O, ये सारे के सारे मोनोडेंटेंट है, या
मोनो लिख दो तो ज्यादा बढ़िया। मोनोडेंटेंट या डेंसियल कह सकते हैं या डेंटेंट कह सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात। एक्वा, एमीन, कार्बोनिल, एल्कोहल, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, सल्फेटो, एमाइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोनियम, ये सारे के सारे वो कंपाउंड हैं, वो यौगिक हैं जो सिर्फ मोनोडेंटेंट यानी कि एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एक दंतिक के बाद हमारा दो दंतिक भी होगा, जैसे ये हमारा लिखा है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। अच्छा ध्यान से देखो, इथाइलिन डाइएमीन है, अब ये बाइडेंटेंट क्या होगा, जैसे हमारा CH2 है, फिर से हमने लिखा CH2, क्या लिखा CH2 और NH2। याद रखना यहां पर जो लॉन पेयर देखने को मिलेंगे वो दो लॉन पेयर देखने को मिलेंगे। कितने लॉन पेयर मिलेंगे? तो यानी कि दो एटम पर अगर आपको 2 टाइम्स ऑफ द लॉन पेयर देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? 2 टाइम लॉन पेयर देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? 2 टाइम्स लॉन पेयर, लॉन पेयर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे 2 टाइम्स लॉन पेयर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये सारे के सारे हमारे बाइडेंटेंट की कैटेगरी में जाएंगे। क्लियर है ना? दिमाग में बैठ गया? बहुत बढ़िया। अब जैसे हमारे बाइडेंटेंट क्लियर हो जाता है, इसी तरीके से हमारा आता है जिसको हम कहते हैं ट्राइडेंटेंट। क्या कहते हैं? ट्राइडेंटेंट। अब इसमें देखो ये है, ये है, ये। अब सारी की सारी कितने टाइम देखने को मिलेंगे आपको? 3 टाइम आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है जैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं? इथाइलिन, इथाइलिन ट्राइएमीन, जिसको हम डाइईन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे? डाइईन। ये हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? त्रिदंतुक लिगेंड, 3 बार, यानी कि त्रिदाता परमाणु। इसी तरीके से हमारा एक और आता है जिसको हम कहते हैं एम्बीफिलिक या एम्बीडेंटेंट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड के नाम से जाने। किस लिगेंड से? उभयदंतुक। सर उभयदंतुक क्या होता है? उभयदंतुक का मतलब ये होता है शकल तो दो होती है, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, उनके क्रिया में, उनके रिएक्शन में भाग कोई एक ही लेगा, उन दोनों शक्लों में से कोई एक ही जाएगा। जैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे हमारा ये CN होता है, CN को हम साइनो भी कह सकते हैं और आइसोसाइनो भी कह सकते हैं अगर NC होता तो। क्लियर है ना? इस तरीके से जैसे आपने लिखा NO2, ये हमारा नाइट्रो है, ONO लिखा अगर मिल जाए तो ये हमारे पास नाइट्राइटो। लेकिन ये दोनों कंपाउंड, ये जब भी हम यौगिक बनाएंगे उनमें दोनों में से कोई एक ही जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। क्लियर है ना? जैसे हमने ये आपको बना दिया तो कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है ना? ये इस तरीके से क्या लिखा? दाता परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु संकुल में कोई एक भाग लेता है। जब भी एक कंपाउंड बनेगा उसमें भाग एक ही लेगा, ये एम्बीडेंटेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है ना? सॉरी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर होगी, ये वाली बात क्लियर होगी? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है ना? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? फिर नया पॉइंट ले लें एक। दे फद्दे नद्दे किल्ली। अब इसी तरीके से आपको ये लिगेंड वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब लिगेंड वाला क्लियर हुआ तो यहां पर आपको जो लिगेंड की उपस्थिति में दाता परमाणु की संख्या मिलती है उसको ही हम डेंटिसिटी कहते हैं या डेंटिटी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा जिसको हम कहते हैं कीलेट या कीलेटीकरण या कीलेट्स, जो भी आप कहें। अच्छा, कीलेट क्या होता है इसको जरा ध्यान समझिए। जब अगर हम बात करें वेन द बाइडेंटेंट, ध्यान सुनिएगा, लिखा क्या है? वेन अब बाइडेंटेंट मल्टीडेंटेंट, मल्टी की जगह पॉली लिख सकते हैं, लिगेंड बॉन्ड विद अ सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे? ये बॉन्ड्स, बॉन्ड्स विद अ सेंट्रल मेटल एटम आर रिंग देन द सच इज द लिगेंड इज कॉल्ड द कीलेटिंग लिगेंड एंड द कॉम्प्लेक्स लिगेंड। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ही हम कीलेटिंग लिगेंड या कॉम्प्लेक्स लिगेंड फॉर्म्ड बाय द या इट्स कॉल्ड क्या बोलोगे? इसको कीलेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बोले, यानी कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु से एक दंतुक या बहुदंतुक परमाणु जुड़ते हैं तो एक छल्ला, एक वलय, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। बनने वाला कीलेट या कीलेटिंग लिगेंड होता है।
और ये सारा आपका यौगिक कीलेट कहलाता है, ठीक है ना। अब याद रखना है इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कीलेटीकरण अथवा कीलेटिंग प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा बनाते हैं, जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल ले, मैं ले लूं Cu है, Cu है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपका जुड़ा है NH2 CH2 NH2 CH2, फिर से सुनो क्या हो गया CH2, कुछ इस तरीके से। फिर से हमारा क्या बना यहां पर NH2 और यहां पर फिर से हमारा NH2, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से। फिर यहां पर हम बोलेंगे CH2 कुछ इस तरीके से। ध्यान से देख लो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वलय एक छल्ले का निर्माण कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कह दूं इसका हमें लिखना है फार्मूले का नाम, इस फार्मूले का नाम लिखना है, कौन कौन बच्चा लिख लेगा? लगभग सारे बच्चे लिख लेंगे, अब बड़े ही तेजस्वी बालक है, सारे के सारे बच्चे लिख लेंगे। अब अच्छा इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने का सिंपल तरीका है सर, अगर हम देखें इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोगों ने लिखा था इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन के नाम से बोला था, और शॉर्ट में हमने लिखा था EN के नाम से, ठीक है ना। अब आगे जब हम आपको प्रीफिक्स लिखाएंगे तो जब भी कभी मैं यही लिखे दे रहा, अगर किसी कंपाउंड के अंदर पहले से ही डाई मिले, ट्राई मिले, टेट्रा मिले, पेंटा मिले, इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल किए जाएं, ये हमारे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, ये हमारे पूर्व लग्न। जैसे इनको हम लिखेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं, डाई के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिस को, ट्राई के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिस को, चार के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा के लिए टेट्रा किसको, तो इन वर्डों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब 2 बार आया है, इसका नाम कितने बार आया, 2 बार आया है, तो आप पहले इनका नाम लिखेंगे, इसको लिख के लेंगे बिस, बिस इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन। अच्छा एक बार मैं बता दूं, बिस डाई इथाइलिन एमीन का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, IUPAC फॉर्मेट, IUPAC, IUPAC में, IUPAC में इसका अगर नाम लिखोगे आप पता है क्या लिखोगे, इथेन, इथेन, इथेन के बाद 1, ध्यान सुनो कैसे, इथेन 1,2 डाइएमीन, कुछ इस तरीके से नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, 2 बार जुड़ता है। तो इसका नाम हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया बिस इथाइलिन डाइएमीन कॉपर, कॉपर, कॉपर ही तो है, कॉपर। अब हमारे पास आती है क्या, तो आपका आंसर होगा, हमारे पास देखने को मिलती है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे आका, मेरे सास, मेरे काका, अब इसमें देखने को मिलता आयन। अच्छा आयन मैंने यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा था, इसलिए आपको याद रखना है, इसको हम ऊपर इस तरीके से +2 आयन दिखाते हैं। अब देखो ये हमारा EN है, ये हमारा EN है, इन दोनों की हमारी ऑक्सीडेशन क्या होगी, 0 होगी, तो 0 तो लिखी नहीं जाएगी। उस साइड आओगे तो क्या लिखोगे, आपका सेकेंड, और फिर आप क्या लिखोगे बेटा, इसका आयन, ये हो गया हमारा सेकेंड आयन। IUPAC कैसे लिखी जाती है, इनके रूल, तौर तरीके, नियम, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ये वाली IUPAC हुई। तो ये वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा कीलेटिंग होता है या कीलेटिनेशन होता है, ठीक है मेरा भाई। तो कीलेट आपका पता चल गया। अब आ जाते हैं हमारे पास, जिसको आप कहते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, और या कोऑर्डिनेशन इसके नाम से बोलेंगे, या इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, या कोऑर्डिनेट नंबर, कुछ भी बोलो, या सब ऑर्डिनेट बोलो, क्लियर है, अब ध्यान समझना। यानी कि ये सेम बात कर रहा है, यानी कि मान लेते कोई लिगेंड सेम की बात कर रहा है यार, कुछ नहीं, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ध्यान सुनना, बोल रहा है इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म द बिटवीन द सेंट्रल एटम और आयन द लिगेंड्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत बढ़िया, इसका मतलब वो ये कह रहा था कोई भी
कोऑर्डिनेशन यौगिक होगा, उपसह संयोजक यौगिक होगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंड के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है वही उसकी उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। मान लेते ये हमारे पास एक्स है, सॉरी ये हमारे पास मान लेते कोई भी एक एटम है एक्स, एक एक्स एटम ये हमारा इससे 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 कुछ इतने आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। यहां पर था ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहां पर टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर जी 6 होगा। तो जितने भी उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक संख्या की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या का मतलब जितनी भी वो आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वही एग्जांपल पुराना वाला फटीसा ले लेते हैं, ये हमारा CN, 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 ये हमारा CN। क्या कहोगे राजा, क्लियर है ना। अभी हम देखें इसमें आयन लगा दे वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि 6 ने ही तो बना है। दैट इज द लॉजिक, क्लियर, ओके। यहां तक की बातें क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया है। अब आ जाता है कभी कभी हम डायरेक्टली यहां पर निकालते हैं किसी भी नंबर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बड़ा ही आसान है, बता रहा आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान समझना। यहां पर मैं क्या करूं, सेम एग्जांपल वही दे रहा फिर से, K4 FeCN का होल ऑफ 6। देखो निकालना है, निकालना क्या है, मान लेते हैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी होती है। इसकी एक का होता है प्लस का 1 इंटू कितने टाइम बेटा, 4 टाइम, प्लस लगाओ। एपी के निकालना है एक्स मानो, एक CN का होता है माइनस का 1 इंटू कितने टाइम, 6 टाइम, बराबर क्या है, कोई भी यहाँ पर आयन नहीं तो 0। यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 0, एक्स माइनस के 2 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 2। खत्म, खत्म राजा यहाँ तक। चलो एक इस तरीके से भी और समझ लो, ये वाला क्लियर हो गया। अब इसी में मैं ऐसे लिख देता, कैसे लिख देता, K4 लिखता, सॉरी K4 को गोली मारो, Fe लिखता, क्या लिखता, Fe लिखता, CN का होल पावर माइनस के 4, अरे यार Fe लिखता, CN का होल ऑफ 6 की पावर माइनस के 4। इसकी निकालना होता अब सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या बनेगा, Fe तो बनेगा, Fe तो बनेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, x हुआ। एक CN का कितना होता है, माइनस क्या है, मतलब 1 इंटू कितने टाइम, 6 टाइम, बराबर के माइनस के 4, x माइनस के 6 बराबर माइनस के 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू भैया, बाबू भैया क्या हो जाएगा, माइनस के 6 उधर गया, प्लस के 6, प्लस के 6 में फिर 4 गया, यानी कि x बराबर प्लस के 2। खत्म, ये हमारा सेकेंड लॉजिक। सोचो यहां पर कोई भी ऐसा कंपाउंड दे देता, ऐसा कोई भी कंपाउंड दे देता जिसमें लिखे गए हमारे कंपाउंड का जो भी है वो न्यूट्रल होता। जैसे सुनो रे, सुनो रे चाचा, आ जाओ राजा। यहां पर मैं लिख रहा, जैसे मैंने सेम लिख देना ऐसे ही, यहां पर लिख रहा मैं CO, और यहां पर मैं लिख रहा EN का होल ऑफ ट्वाइस, और CN का, CN की जगह कुछ और ले लो, चलो CN ही बना रहने दे, CN का होल ऑफ 4 की पावर माइनस के 4। ध्यान सुनना, यहां पर जाके प्लस के माइनस के 2 लेते, माइनस के 2। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे कंपाउंड ऐसा बना दिया,
इसको मन निकालना है, इसको निकालोगे तो क्या करोगे, इसको x मानोगे। ई एन का कितना होता है, ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 इंटू 2। अब देखो एक्स एन का कितना होता है, माइनस का 1 इंटू कितना 4, बराबर क्या लिखोगे, माइनस के 2, माइनस के 2। ये क्या हो जाएगा, एक्स, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ प्लस और ये माइनस, कितना हो गया, माइनस के 4, माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, एक्स बराबर प्लस के 4 माइनस के 2, एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस के 2। क्लियर। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी पड़ेगी, दिमाग में बिठा लो मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं आसानी से हम किसी भी यौगिक को, जिसका हमें निकालना होगा वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम का ही हम को क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, चलो अगर ये वाली बात हमें क्लियर हो गई, ये वाली बात भी क्लियर होगी, तो हमारे पास कुछ और आता है। क्या आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बोलो। क्या आता है भाई, बताओ। हम्म, 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 मिलो न तुमको जी घबराए, मिलो तो आगे चुराए, तुम्हें क्या हो गया है। गाना गाना शौक है हमारा, लेकिन गाना नहीं आते, ये बड़ा दुख दर्द की बात है। अच्छा देखो, ये क्या लिख रहा है यार, अच्छा पता नहीं, नेमिंग ऑफ ऑर्डर आयन, आयनों का नामकरण लिखना था, उपसर्जक यौगिकों का नामकरण। इसका मतलब ये वाली हेडिंग यहाँ से मारो गोली। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं, इसको हम इस तरीके से लेते हैं, इसको करो पहले बॉक्स में बंद, ऐसे, बहुत ही बढ़िया तरीके, ध्यान सुनना, देख रहे हो भैया, आज व्यवस्था टाइट है, व्यवस्था टाइट है, व्यवस्था टाइट है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कलर ये, वाह वाह वाह। अब मैं लिखूंगा इसके ऊपर, किससे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इसके ऊपर कौन सा, रेड अच्छा नहीं है, येलो, येलो ठीक लगेगा क्या, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला ले लेते। अब इसमें लिखेंगे, डांस सुनना भाई। क्या हो रहा है, ये कैसे काम चलेगा, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे, आई, चलो भाई, आई, आई आई, आई के साथ हम लोग लिखेंगे यू, ये हमारा यू भी आ गया भाई साहब, आयु, आयु के साथ क्या आएगा, पी भी आएगा, आयु, फिर हमारे साथ आ गया पी, आयु पी, इसके बाद क्या आएगा, ए, आयु पी, ए, इसके बाद क्या आएगा भैया जी, सी, इसके बाद हमारा आ गया सी, तो ये हमारा हो गया आईयूपीएसी। क्लियर है ना, टक टक टू टू, टक टक बू बू, टक टक बू बू, देख रहे हो भाई साहब, कितने बेहतरीन लेवल, कितने बेहतरीन लेवल से मैंने काम कर दिया। आहा, वाह भाई वाह, आईयूपीएसी करेंगे। अब देखो, आईयूपीएसी लिखने का तरीका है, सिंपल तरीका है, किस तरीके से लिखते हैं, दो तीन एग्जांपल दे देंगे और फिर इसके बाद तुम खुद, तुम लोगों से मैं खुद ही बनवा लूंगा आईयूपीएसी, है ना, तुम लोगों से मैं खुद ही आईयूपीएसी बनवा लूंगा। देखो भाई, आईयूपीएसी बनाने का एक तरीका होगा, वो तरीका पहले गौर से समझिएगा। मैं रूल नंबर फर्स्ट लिख रहा, रूल नंबर फर्स्ट, रूल पहला कहेगा, पहला कहेगा, कैसे लिख रहा, मैं हिंदी में लिख रहा, ठीक है ना, जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा हो, जो पहले लिखा हो उसे पहले लिखो, पहले लिखो, पहला रूल, ठीक है ना। रोल नंबर 2 लिखो, रोल नंबर 2, रोल नंबर सेकेंड हुई कब होगा, सेकेंड लिखा है क्या, सेकेंड, जो सबसे बाद में आया हो,
जो सबसे बाद में आया हो उसे सामान्य नाम में जो सबसे बाद में आया हो उसे सामान्य नाम में बाद में लिखें। ठीक है भैया, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर हमारा कौन सा हो गया? 2। अब ध्यान सुनना बउआ। अब रूल नंबर आता है 3। रूल नंबर 3 को ध्यान सुनना सारे के सारे। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर आने वाला पहले तत्व, ऐसे लिख लेते हैं, जो पहले होता है, वो धनात्मक होगा भाई। कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु में ATE 8 सफिक्स करते हैं। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखिएगा। ये हुई ना बाबू भैया बात। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला ध्यान सुनो। अब रूल नंबर हमारा कौन सा है? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 4 पहला हो गया, जो पहले आया पहले लिखो, बाद में आया बाद में लिखो। और जितने भी लिगेंड होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं उन्हें ABCD मतलब अल्फाबेटिकल के हिसाब से लिखें। भाई साहब इन रूल को अगर आपने पढ़ लिया, कसम है भैया कभी भूलोगे नहीं। रूल नंबर 5 देख लो भाई, क्या आ रहा भाई ये। रूल नंबर 5 देख लो। 5 रूल नंबर, कौन सा पेन बग गया? बिल्लियां। अच्छा, जितने हो गए सारे हो गए। ओके। जब हम सारे लिगेंड लिख लेते हैं, सारे लिगेंड लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु लेते हैं। फिर उसी की ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में लिखेंगे। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, क्या आपने लिख डाला। कुछ समझावा भैया। पहला रूल समझाएंगे बाद में, जब मैं आपको दे दूंगा क्या, एग्जाम्पल। ज्यादा नहीं कराएंगे, 2-3 एग्जाम्पल ही कराएंगे। इसके बाद स्वयं करके लाओगे। ध्यान से सुनना। पहले वाले का नाम, अगर ये प्लस आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले कुछ नहीं है इसलिए पहले वाले का नाम नहीं लिखोगे।
फिर सबसे पहले लिखोगे किसको, लिगेंड को। 6 आया है तो 6 के लिखते हैं हेक्सा, और इसको लिखेंगे एमाइन, हेक्सा एमाइन। अब कुछ नहीं है, इसके बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिखा। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अब इसकी जब निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, इसकी निकल के आएगा 0, x + 0 बराबर +3। क्या लिखोगे रोमन अंकों में, ब्रैकेट में थर्ड आयन। पहले आईयूपीएसी कंप्लीट हो, दूसरे ध्यान सुनो, दूसरे वाले भी कर लोगे। ये लिगेंड में इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये हमारे पास क्या है, एमाइन। तो पहले अल्फाबेटिकल में क्या आएगा, ए या सी, तो आप कहोगे ए आएगा। तो पहले हम लिखेंगे ए को। ए क्या आएगा, पेंटा, पेंटा एमाइन क्लोरो, ठीक है भैया, क्लोरो। अब क्या लिखोगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा। और कोबाल्ट लिखने के बाद अब उसके आयन लिखोगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसकी क्या होती है, -1, इसकी 0, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। ये -1 उधर जाएगा, +1, तो कितना हो जाएगा, +3। कितना हो जाएगा बउआ, +3 हो, क्लियर है ना। तो उधर बन जाएगा +3, यानी कि थर्ड आयन। वाह रे वाह, क्या आईयूपीएसी है। आईयूपीएसी अगर सर जी ऐसी छोटी छोटी होती तो बहुत मजा आता, बहुत मजा आता। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अब एक ये वाला दे रहे हैं, ऐसी आपको सारी की सारी बनानी है, ठीक है बेटा। अब इधर देखो ये वाला, इसमें देखो, इसका बनाते हैं। इसमें देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर ये क्या लिखा है यार, EN, EN का होला पूरी लिखा है क्या, बस आई नहीं होगा, फिर इतना ही होगा, ठीक है ना। या तो Cl4 होगा, चलो यहां पर लगा देते हैं Cl4, ऐसे लिख देते हैं, ये काट कर CREN, होल आप ट्वाइस लगा देना, नया जनरेट करे दे रहे, और Cl4, और यहां पर हमने लगा के लिख दिया माइनस के, ठीक है ना। अभी देख लो, ये काट के, अब जब भी माइनस आएगा इस वाले में ATE सफिक्स होगा, सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे बिस। इथाइलिन डाइएमिन का नाम लिख सकते हैं, एथेन 1,2 डाई एमिन, ठीक है भाई। या इसी को आप लोगों ने क्या बोला था, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमिन, याद आया, याद आया ना, ओके। ये लिखा है, इसके बाद लिखोगे टेट्रा क्लोराइडो। आप लिखोगे केंद्रीय धातु परमाणु, क्या बोलोगे इसको, क्रोमेट, ATE सफिक्स कर दी ना। अब देखो, इसकी होती -1, माइनस के कितना हो गया, -4। EN हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसकी हम क्या लिखेंगे बेटा, 0। तो ये 0 हो गया, ये -4 उधर के गया, +4 में से एक माइनस चला गया, कितना आएगा, +3। क्रोमेट थर्ड आयन, क्लियर। चलो ये वाला क्लियर, ये हो गया। इसको देख लो भाई, ये मिला था उधर, इसको क्या लिखोगे, एक्सा, एक्सासाइनो, एक्सासाइनो, एक्सासाइनो लिख लिया। अब फेरेट लिखो, क्योंकि ये माइनस है ना इसके ऊपर, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब इससे पहले कुछ लिखा गया होगा, वो पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए हम सेंट्रल मेटल एटम में ATE सफिक्स करेंगे, फेरेट, फेरेट, फेरेट। अब हमारे आयन देखो, ये होगा -1 उधर जाएगा, +6, +6 उधर गया, -4 से घटा, यानी कि सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, क्लियर है ना। इस तरीके से आप आईयूपीएसी अपने अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सारे के सारे बहुत बढ़िया बालक हैं। जल्दी से देख लो, इतना कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हमारे पास ये 2 HW है, आप बनाओगे, ये भी बनाओगे आप लोग, ये भी बनाओगे आप लोग, और ये हमें कहां पर बताओगे, कमेंट्स में बताओगे। कमेंट्स में जो बच्चा पहले इसका आंसर देगा
उसके घर पे हम फॉर्च्यूनर कार भिजवाएंगे। या आपको फॉर्च्यूनर नहीं पसंद है तो डिमांड पे हम, अगर आप बोलोगे थार भिजवा दो तो हम थार भिजवा देंगे, ठीक है ना, लेकिन टेंशन ना लो, भिजवा देंगे। कभी कभी झूठ भी अच्छा लगता है, खुश हो गए होंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आईयूपीएसी आपकी नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में भी होती है। ठीक है भाई, इनकी 3 की कंडीशन चलती है। ठीक है भैया, ये हमारा है, ये हमारा वाला केस है सिस, ये हमारा ट्रांस, ये हमारा मर, ये हमारा फीस। ध्यान समझ लो, जब हम बोलते हैं सिस तो सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस बोले तो अपोजिट साइड, मर बोले तो सेम 3 टाइम होंगे एक साथ, और अगर हम बोलेंगे फिस तो ये वाला यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है NH3 लिखा है, NH3Cl NH3Cl NH3Cl, मतलब ये अल्टरनेट आते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब अगर इनका नाम लिखोगे तो सेम ही तो होगा, क्या होगा, सिस लगा है, 2 बार आया है एमीन, तो हम लिखेंगे डाई, डाई एमीन, डाई एमीन, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर क्या लिखोगे, प्लैटिनम, तो इसको हम पीटी शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लैटिनम, इसका कितना आयन लिखोगे, जल्दी बताओ। देखो एमीन हो गया हमारा न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, इसका मतलब ये होगा वो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होगा, बचा क्या, सीएल, सीएल का एक माइनस होता है उधर जाके 2, तो इसको हम लिखेंगे सेकेंड। ठीक है ना, प्लेटिनम हमने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लेना। ट्रांस, अच्छा ट्रांस में क्या करोगे, सेम बोलोगे, अभी जो नाम लिखा है ना सेम हो जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं। इसके लिए क्या लिखोगे, सेम लिखोगे, बस ट्राई जोड़ दोगे, मर, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। अब कितने हो जाएंगे, आयरन, इसके लिए क्या लिखोगे, आयरन ही लिखना पड़ेगा, और कुछ लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते, आयरन, आयरन, और आयन के साथ कितना, थर्ड, और ये वाला सेम यहां पर चिपका लोगे। कंडीशन क्या है, इसके लिए सेम ग्रुप सेम साइड चलेंगे, ट्रांस के लिए अपोजिट चलेंगे, जब हम बात करेंगे मर की तो 3 चलेंगे लेकिन सेम और सेम, और जैसे ही हम बात करेंगे फेस की तो फिर से वो अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है ना भाई, हेलो, हेलो, सोना नहीं है किसी को, है ना, चैप्टर इंटरेस्टिंग है अगर आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो। क्लियर है ना, क्लियर है बेटा, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है वर्नर थ्योरी, और इंपॉर्टेंट है ये, वर्नर थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, इसलिए हम इसके लिए खूब आती है, 5 स्टार मार्क करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्नर थ्योरी होगी ये 2 तरीके से वैलेंसी दिखाता है, एक प्राइमरी सेकेंडरी, यानी कि हमारी प्राथमिक और द्वितीयक दिखाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, वर्नर के अनुसार जो उपसय संयोजक यौगिक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु से 2 तरीके से संयोजकता दिखाते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से, एक प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक हो। ठीक है सर, ये भी हो गया। तो सर ये प्राथमिक और द्वितीयक किस तरीके से काम करेंगे, आओ उस पर थोड़ा सा प्रकाश, क्या पूरी लाइट डालते हैं हम लोग। अब जो पहला होगा, पहला क्या करता है, ये ऋणाइनों द्वारा संतुष्ट होगा, इनको ये आयनन योग होगा, और इसको हम बिंदुदार यानी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और इसमें ऋणाइनों को हम बड़े कोष्टक के बाहर लिखेंगे, और इनकी जो प्रकृति है बेटा, नेचर है, आदिशात्मक होता है। जब भी हम नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है इनकी ज्यामिति और आकृति बराबर नहीं होती। ठीक है ना, तो ये भी बात हमारी क्लियर होगी। आ जाओ इंग्लिश वाले, अंग्रेजों, थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा ही बाकी, इधर देखो, यहाँ पर, अरे यहाँ पर क्या लिखना है, देयर आर सेटिफाइड एनाइन, they get the absorb the solution, they are the absorbable, ये आयनन योग होंगे, they are the represented by dotted line,
देयर आयनन अटैच द केप ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। बिकॉज ऑफ द नॉन डायरेक्शनल नेचर दे हैव नो रिएक्शन विद द ज्योमेट्रिकल और कंपाउंड, यानी कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए रिलेशन नहीं दिखाते हैं कि उसकी ज्योमेट्री और आकृति कैसी होगी। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब आगे अगर आ जाएं तो हमारे पास आती है सेकेंडरी वैलेंसी, वो ठीक उसका उल्टा काम करेगा। इसमें जो भी होगा, जो भी होंगे बेटा, ये भी हमारी सेकेंडरी क्या होगी, सेकेंडरी में हमें याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है और इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यानी कि द्वितीयक संयोजकताओं के यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जैसे हम समन्वय संख्या कहते हैं। इनकी संतुष्टि यौगिक के संकुल भाग का निर्माण करता है। ठीक है ना बेटा, ये भी आपका क्लियर। इसमें इसको हम डॉटेड लाइन से नहीं, इसको हम हाईलाइटेड लाइन से दिखाते हैं। ये हमारी है कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस लाइन है ना, इसको हम सतत रेखा कहते हैं। ये कोई भी सॉल्यूशन में आयनाइजेशन फॉर्मेशन में नहीं होता है, ठीक है ना, और इसको हम कॉन्टिन्यूअस लाइन में दिखाते हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी मेटल होती है, ये द्वितीयक संयोजकता से जुड़े जुड़े क्या लिखा हुआ है, द वैलेंसी एसोसिएट with the metal and the secondary valency written the side bracket से जुड़े इसको भाई धातु, धातु को बड़े ब्रैकेट के या बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। और हो गया बेटा, और देख लेते हैं इनको। देखो इनके प्राथमिक संयोजकताएं जितनी भी होती हैं, प्राथमिक से क्या होती हैं, कैसी बनती है बेटा, स्ट्रॉन्ग बनती है। यानी कि दीज इज द फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी से स्ट्रॉन्ग होती है। ये जितनी भी होंगी डायरेक्शन को दिखाएंगी, और जैसे हमारा इनके फिगर बना सकते हैं हम लोग इस तरीके, ध्यान से समझिएगा, इनके फिगर बनाते। मान लेते कोई ये मेटल है, कुछ इस तरीके से फिगर मिल सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी मिल सकते हैं, स्क्वायर शेप में, और ओक्टाहेड्रल इस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों तरीके जो हमने आपको यहां पर लिखा है, ये तीनों इस तरीके से काम करेंगे। चतुष्फल की वर्ग समतली यानी कि टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और हमारा ओक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास समन्वय संख्या। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है ना सारी की सारी बातें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यहां पर आपकी बात क्लियर है। चलिए अभी क्लियर हो गया। अभी ये वाला क्लियर होने के बाद हम बढ़ जाएंगे फिर से आगे। कहां बढ़ जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, इसमें मिलता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आइसोमेरिज्म आपके एग्जाम में बहुत अच्छी पूछी जाती है। सर आइसोमेरिज्म में होता क्या, वेरी इजी है, आपके याद रखना, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। उनके मॉलिक्यूलर, अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, वो आपके आणविक सूत्र की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, वो सेम होंगे। लेकिन होता क्या है, इनका फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के समावेशी आइसोमेरिज होंगे। जो वो प्रॉपर जो घटना हुई वो सारी की सारी आइसोमेरिज्म कहलाएगी या समावेपता कहलाएगी। अब जो समावेपता है दो प्रकार से होंगी, आइसोमेरिज्म टू टाइप्स होंगी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज और स्टेरियो आइसोमेरिज। सर स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसो क्या होता है, इनको ध्यान समझो। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, इन याद रखना है, इनके जो टू और मोर, व्हेन द टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला जो होगा डिफरेंट होगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा यौगिकों को मिलाने पर क्या होगा, अणुसूत्र समान होगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ऐसे यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, संरचना समावैप्ता कहलाती है। ये कई प्रकार से पाई जाती है, जैसे हमारी होती है आयनन समावैप्ता, हमारी जैसे है विलायक योजन, इसको हम आइसो
या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, हाइड्राइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, बॉन्डिंग या इसी को लिंकेज भी कहते हैं, और लिगेंड समाव्यवस्था। बहुलकीकरण, उपसंयोजक यानी कि उपसंयोजक स्थिति, बंधन और लिगेंड समाव्यवस्था, ये सारी की सारी आपको देखने को मिल जाती है इस समाव्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी है स्ट्रक्चर समाव्यवस्था। फिर हमें मिलती है तीसरी त्रिविम। त्रिविम क्या होती है बेटा? इसमें हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इनके हम भी हमारे अणुसूत्र और संरचना सूत्र यानी कि अणुसूत्र और हमारी स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे, परंतु उनकी जो त्रिविम है, त्रिविम विन्यास में, स्टेरियो में, वो क्या होंगे बेटा? दोनों ही अलग अलग आएंगे। तो ऐसी जो आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं वो हमारे त्रिविम समाव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात ये क्लियर है ना? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो भाई, सारी की सारी बात यहां तक की बातें अगर हमारी क्लियर होगी तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। अब इनको भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमारे पास मिलती है दो भी प्रकार की होगी, ज्यामिति होगी, प्रकाशिक यानी कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सिंपल है, ध्यान से देखना, एक बार देख लोगे चीजें फिट हो जाएंगी। अब जैसे यहां पर हमने कितने बार में बांटा है इसको? दो बाटों में, एक है ज्योमेट्रिकल, एक हमारा कैसा? ध्यान से देखो, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा हमारा है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल लाइक हम बात करते हैं जैसे दर्पण है, मिरर है, किस तरीके से काम करेगा। यहाँ वाला पॉइंट क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं सभी की, जो हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ी तो उसको पढ़ना। इनको जब आप वाटर में डिजोल्व कराओगे, इनको अणुसूत्र समान होंगे, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन वाटर में डिजोल्व कराने के बाद इनके जो आयन होते हैं, आयन क्या हो जाते हैं? डिफरेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का 1 माइनस के, यहाँ पर अब प्लस के 2 हो जाते हैं, माइनस के 2 हो जाते हैं। ये हमारा क्या होगा? जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मिलता है जिसको हम मिलते हैं विलायक योजन या हम हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। इनके भी हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे सेम होंगे, बट वाटर की टेंडेंसी अलग होगी। देखो यहाँ पर वाटर कितने थे? 6। अब यहाँ पर कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 5। एक चला गया लास्ट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया। यहाँ पर वाटर की जो नंबर है, नंबर ऑफ वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपनी जगह परिवर्तन कर देते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का काम कर जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास है बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या कहता है कि देखो, अगर ये हमारा सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है ना। अब इसमें देखो ये आपका लिखा हुआ, काम करते हैं, ये लिखा नहीं पूरा, इसका होल आप ट्वाइस लो। तो ये देखो, ये कितने हैं? 4, ये कितने हैं? 4। अगर हम अलग अलग ये 4 4 लिखें और इसको हम पीटी के साथ अलग अलग लिख दें, क्योंकि ये भी तो 2 है ना। तो पॉलीमराइजेशन क्या कहता है? इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, इसमें जो हमें मिलता है इंपेरिकल फार्मूला, वो उनके जो आणविक होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक जो ग्रुप होता है, उनको हम एक साथ लिखने का काम करते हैं। तो जब हम एक साथ लिखने का काम करेंगे तो ये जितनी भी इस तरीके से फेनोमेनन आपको देखने को मिलेगी, घटना देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी हमारी बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं उपसंयोजक समाव्यवस्था। उपसंयोजक समाव्यवस्था लगभग लगभग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये बताता है जो हमारा धनायन और ऋणायन है, पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स की बात करें, इन द जब पोजीशन लिगेंड, लिगेंड की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर Cu के साथ क्या जोड़ा? NH3। अब यहाँ पर हमने Cu के साथ क्या जोड़ दिया? मतलब Cl। अब यहाँ Pt के साथ क्या जोड़ा था? Cl। अब यहाँ Pt के साथ क्या? NH3। दूसरा एग्जांपल देखो हमने ले लिया, यहाँ पर यहाँ Cr के साथ NH3 है, यहाँ पर इसके साथ ये है, अब इसके साथ ये हो गया और इसके साथ ये हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर पोजीशन कौन बदलने का काम करता है? तो आपका आंसर होगा सर पोजीशन बदलने का काम करता है कौन कौन कौन? लिगेंड पोजीशन बदल देते हैं, ये भी आपको याद रखना। आगे देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं उपसंयोजक स्थिति समाव्यवस्था। इसमें क्या होता है? बहुनाभिक यानी कि पॉलीन्यूक्लिक की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, ये असेतु कारक यानी कि यहाँ पर ये जो सॉल्ट मतलब एक तरीके से ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं बेटा। तो इनको जब ब्रिज बनाएंगे, जैसे यहाँ पर NH3 का होल ऑफ ट्वाइस है और इश्यू है, NH3 का होल ऑफ ट्वाइस है, यहाँ पर ट्वाइस लगाओ। चलो 5 लगा तो 5 लगा रहने दो, ठीक है भाई। ये 3 लगा तो ये देखो कितना है? 3 और ये कितना है? 2। तो ये कितना हो गया बेटा? 5। तो एक साइड हमने लिख दिया और ये एक साइड लिख दिया, सेम है ना, बस कुछ नहीं किया है, जो जिसका था उसको हमने उसी साइड लिख दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। यानी कि बहुनाभिकीय यौगिक में असेतु कारक लिगेंड परस्पर अपने स्थान बदलकर समावयवी उपसंयोजक स्थिति समावयवी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म में देखो,
लिंकेज या बंधनी या बॉन्ड कह दो, जो भी कहना चाहो कह दो। इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें जो होता है आपने देखा था एम्बीडेंटेंट होता, एम्बीडेंटेंट लिगेंड पढ़ा था। एम्बीडेंटेंट क्या करता था, ये देखो ये वाली पोजीशन में क्या हुआ, नाइट्राइड है ये हमारा नाइट्राइड है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। तो ये सेम है, लेकिन कंपाउंड में क्या होते हैं, दोनों में अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि देखने को मिला कि जब दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, परंतु उसमें जो उपस्थिति है उभयतंतुक लिगेंड की वो क्या होगी, एम्बीडेंटेंट लिगेंड की जो प्रेजेंस है वो भिन्न भिन्न होगी, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। बस खत्म, इतनी सी बात है, इसको हम लिंकेज कहेंगे। लिंकेज के बाद हमें मिल जाता है लिगेंड समाव्यवस्था। सर लिगेंड की अगर हम बात करें, ध्यान सुनो मैं फिर से बात कर रहा हूं, ये हम लिगेंड की बात करें, अगर हम लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड देखो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब हमने उनके क्या किए, इसको हमने यहाँ पर कर दिया, मतलब हमने इसकी पोजीशन बदल दी। अभी ये आपका कितने पे था, एक पे था, दो पे, अब एक दो तीन, मतलब अब किस पे है, एक और तीन पे। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, बहुत से लिगेंड समावैवी रूपों में पाए जाते हैं। ऐसा लिगेंड बनने वाला यौगिक लिगेंड कैसा होता है, समावैवी कहलाता है। यह घटना हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लिगेंड समावैवता। तो लिगेंड यहाँ पर अपनी पोजीशन को बदलने का काम करेंगे। आगे देखो हमारे पास है ज्यामितीय समावैवता है। ज्यामितीय समावैवता में हम लोग क्या करते हैं भाई, ज्यामितीय समावैवता में याद रखो, मैंने सिंपल बस इतना लिख दिया, ज्यामिति आपको हमने पीछे बताई। ज्यामिति क्या करता है कि जो अपना सेम ग्रुप है सेम साइड, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक मिरर है, मैंने मान लेते हैं ऐसे समझाते हैं, ये हमने बनाया, ये एन को बनाया और यहां पर हमने मिरर रखा, ज्यामिति बना रहा हूं ऑप्टिकल, और इस तरीके से जाएंगे तो सेम ग्रुप सेम साइड। अगर ये इधर है तो ये पास वाला इधर होगा और ये इधर होगा। अब ये क्या कहता है, सेम ग्रुप सेम साइड आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे समावेश सिस फॉर्मेट में जाएंगे, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड मिले तो ट्रांस में मिलेंगे। अब जैसे, अब अगर मैं बोल दूं मेरे पास वही वाला एग्जांपल बनाऊं, NH2 यहां पर आपका PT, यहां पर हमारा Cl, यहां पर भी हमारा Cl, ये वाला हमारा सिस फॉर्मेट है, सेम ग्रुप सेम साइड। अब आ जाओ, सेम ग्रुप अपोजिट साइड चल, ये हमारा PT है, PT है बेटा, है ना, ये हमारा क्या है, PT है। अब यहां पर आपका NH3 है, सॉरी NH3 लगा रहे हैं, एमीन ग्रुप NH3। अब यहां पर NH3, ये हमारा Cl, ये वाला Cl, ये वाला कौन सा फॉर्मेट होगा, ट्रांसफॉर्मेट होगा। तो सेम ग्रुप अब कहां चले गए, अपोजिट साइड चले। तो अब तरीके से हमारा था प्रकाशिक वाला सीन सी है। देखो इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर और संरचना सूत्र दोनों ही क्या होंगे, समान, परंतु उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो जाता है। मतलब इनके अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिमिलर, देयर द बिहेवियर टुवर्ड द प्लानर पोलराइज्ड, राइट दिस द डिफरेंस द सच ऑफ द कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा समझ में नहीं आया होगा ना। अच्छा इसमें एग्जांपल ले लें क्या, इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये देखो एग्जांपल ले लेना आप तो यार, मेरे मेरे चंगूलाल हो। ये देखो जैसे कोबाल्ट, जैसे मान लेते ये EN है, ऐसे लिखो, या बुकों में आपको ऐसे भी मिला होगा, आपके बुक में कैसा बना है मेरे को नहीं पता, ऐसे दिखा देते हैं, चारी गामा पादा नीशा। इसको एक काम करते हैं, माइनस का ना लेके प्लस का 3 दिखाते हैं, प्लस का 3। अब यहां पर हमने क्या किया, एक ऑप्टिकल लगाया, ये मिरर लगाया, फिर ये CO रहा तो अब क्या होगा, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में। आप ये बात याद रख लो, पास वाला पास में रहता है, दूर वाला दूर में जाता है, ठीक है। और यहां पर प्लस। अब ध्यान समझना, अगर हम कम वाले को देखें, ज्यादा की तरफ चलें, कम वाले को देखें, ज्यादा की तरफ चलें, इसका मतलब एक हमारा हो जाएगा D फॉर्म,
या प्लस फॉर्म, एक हो जाएगा एल फॉर्म या निगेटिव फॉर्म। क्लियर ना? लेफ्टो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। यानी कि अगर हम ये बात करें तो ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये वाला हमारा कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है ना? इसका नाम लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना सारे के सारे, ट्रिस इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन और कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड आयन। इसको क्या लिखोगे सेम, ट्रिस, ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, आगे देखो, आगे मिलता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, सेम है ना जो हमने आपको बताया, ये वाली जो कंडीशन है यहां पर काम करेगी। ये क्या कहता है, ये दोनों आइसोमेरिज्म के प्रतिबिंब या ये आयनाइजेशन आइसोमर में होते हैं और ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के कंपनों को दाईं से बाईं घुमाएंगे, यानी कि L to D, L से L, यानी कि जो D फॉर्म होगा वो प्लस फॉर्म होगा और अगर हम L फॉर्म देंगे निगेटिव फॉर्म होगा। अब ये हमारा काम यहां तक कंप्लीट हो गया, ये जो आपने देखा ये यही था। क्लियर है ना? ऑप्टिकल वाले में फिगर बने, ये सारा समझा, फिर हमने ये लिखा। ठीक है ना? क्लियर है? राइट साइड जाओगे प्लस, लेफ्ट टू राइट जाओगे प्लस, लेफ्ट टू राइट आओगे माइनस, माइनस वाला एल प्लस वाला डी, लेफ्टो रोटेटरी लेवो रोटेटरी। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम वीबीटी कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, अगर हम इनकी बात करें इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनमें न्यूमेरिकल आए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, देखो कैसे बनते हैं। अगर हम बात करें इस सिद्धांत के अनुसार, तो केंद्रीय धातु परमाणु में अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं जो संकृत होकर एक नया समूह बना लेते हैं। The central metal atom has the vacant atomic orbital equal to its the coordination number which hybridization from the new set of the bonding। अच्छा, आप सारे के सारे जानते हो वीबीटी का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन अच्छे तरीके से बता पाए। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बता पाने का मतलब है कि हम इनकी आकृति अणुओं की, इनकी ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री और इसका जो भी हम शेप की बात करते हैं वो हम निश्चित बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्यामिति रेखी है, sp3 है तो चतुष्फलकी है, sp3 dsp2 सॉरी dsp2 यानी कि हम इसको sp2d1 भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वर्गाकार समतली होगा और अगर आपका sp3d2 मिले या sp3d2 मिले तो ये हमारा क्या होगा अष्टफल, ओक्टाहेड्रल है ना। ये स्क्वायर प्लानर है, स्क्वायर प्लानर पीछे लिखवा चुके हैं, ये हमारा ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल है। ये हमारा टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल होगा, ये हमारा लीनियर होगा, लीनियर। ठीक है भाई, ओके, वो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये हम इसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है और ये हमारी क्या है शेप, ज्योमेट्री, ये हमारी ज्योमेट्री। अब देखो इसमें आपको एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा। अगर हम कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, वैकेंट हार्बिट यानी कि हाइब्राइड, यानी कि हम यानी कि इसकी बात कर रहे हैं संकरण की, hybrid orbital of the metal overlap with the occupied orbital of the donor group the forming a coordination bond। यानी कि आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के अतिव्यापन करते हैं जिससे उपसहसंयोजक बंध बनता है।
तो उपसहसंयोजक बंध ऐसे नहीं बनेगा, पहले ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने से पहले वो हाइब्रिडाइज होगा, संकृत होगा। यदि धातु से भरे हुए कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे तो पहले पाई बॉन्ड बनता है, फिर क्या होगा, उसकी उसकी संभावना बहुत कम है, तो पाई बॉन्ड बहुत कम बॉन्ड बनेगा और वैसे भी वीक होता, पहले सिग्मा ही बनता। इफ द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल ओवरलैप विद द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड देन द पाई बॉन्ड फॉर्म द विद द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। तो पाई बॉन्ड कैसा बनेगा, बहुत कम बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अब इनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपको पूछ दिया जाए किसी भी मेटल के बारे में, मेटल के बारे में कई क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी एक कंपाउंड दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पूछा जाएगा बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि ये हमारी बोर मैग्नेट्रॉन जो निकालते थे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते थे, वो हमारा क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले आप लोग जो भी हमारा एक कंपाउंड दिया जाएगा उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराओगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है ना, क्या निकालोगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। फिर जब ये कर लोगे फिर उसमें लिगेंड देख लेना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो क्या करता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर D6 लिखा, और एक्चुअल में क्या होता था, D6 का पहले कैसे बनाते थे आप लोग, D6 ऐसे ही तो बनाते थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाते थे अकॉर्डिंग टू हुन पाउली इस तरीके से, लेकिन ये वाला गलत हो गया। जब इसमें आओगे तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों का ये बेटा युग्मन हो जाता, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से बात बंद हो जाएगी, पेयर में बना लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है अगर लिगेंड तो, अगर वीक होगा तो वीक वाले ये है, ध्यान देना। वीक में क्या, अगर हम D6 लिख रहे हैं, अगर हमारा डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो जो एक्चुअल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऐसे ही भरेंगे, ऐसे ऐसे ही भरते हैं ना 6, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों का एडिशन नहीं कराएंगे, ये पेयर फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वाले सारे के सारे कंपाउंड आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर में बनाएंगे, तो ये वाले पेयर में नहीं बनाएंगे, ये वाले पेयर में बनाएंगे, इतनी बात के लिए। अब आगे देखो क्या करोगे, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भर दोगे, लिगेंड के क्या भर दोगे, इलेक्ट्रॉन भर दोगे। तो जो हमारे आगे के खाली वाले इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे ऑर्बिटल, उसमें आप क्या भरोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को फिलफिल कराओगे, क्या कराओगे, इलेक्ट्रॉन को फिलफिल कराओ, कौन कौन, जो लिगेंड है। लिगेंड अगर आपका मान लेते हैं CN का होल ऑफ 6 है, तो अगर CN का होल ऑफ 6 है तो पेयर में आगे आपको 6 जोड़े भरने पड़ेंगे, 6 जोड़े भर, 3 ये, इसी तरीके से 3 और भरने पड़ेंगे आगे। भरे गए कक्षकों के आधार पर संकर्ण ही निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल भरे गए जितने कक्षक आप आगे के भरोगे, आगे के जितने भरे, मान लेते 4 भरे, तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे, sp3। अगर आपने 5 भरे तो अगर 5 भरे तो क्या होगा, sp3d1। तो इस तरीके से जितने भी आप कक्षक आगे भरोगे तो उनमें हम उनके संकर्ण का निकालते हैं, संकर्ण कौन सा होगा, क्लियर है भाई। तो संकर्ण भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। संकर्ण निकालने के बाद हम उनकी प्रॉपर्टी निकालने का काम करते हैं, ये 5 है और ये हमारा 6 है, ये 5 है और ये हमारा 6 है। ये क्या करेगा, फिर आपको यदि इलेक्ट्रॉन हमारे जोड़ों में मिल जाए, पेयर में मिल जाए, तो आप डाईमैग्नेटिक बोलोगे। अगर जोड़ों में नहीं है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, कहां गया भाई, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलोगे बेटा, पैरामैग्नेटिक। यदि इलेक्ट्रॉन सारे जोड़ों में देखने को मिले प्रतिचुंबकी, इलेक्ट्रॉन जोड़ों में ना मिले तो आपके अनुचुंबकी, ठीक है। ये निकालने के बाद आपको चुंबकीय आघूर्ण भी निकालना है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे। तो म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर फार्मूला आपको याद ही है, सॉरी यहां पर म्यू बराबर फार्मूला आपको याद है, रूट में क्या होता है Nn+2, और Bm क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन, N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर होंगे यहां पर रखाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर है ना। तो ये हमारा VBT हो गया, VBT को इस तरीके से आप पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब आगे आता है टॉपिक हमारा CFT,
क्या आता है, CFT आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सा टॉपिक हमारा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन भी इनसे कराए जाएंगे, जहां पर कराए जाएंगे बताए जाएंगे, टेंशन मत लो भाई। हम अब देखो CFT क्या करता है बेटा, ये एच बैथे ने दिया था, कोई पूछे तो, एच बैथे ने दिया था। दिस थ्योरी वाज द प्रेजेंटेड बाय एच बैथ। आगे, व्हेन द लिगेंड कम्स द कनेक्टेड विद द सेंट्रल मेटल एटम, जब वो सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट करता है, तो यहां पर याद रखना जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी के एज द इक्वल सेंटर ऑफ द गेट द स्प्लिट इनटू द ऑर्बिटल हैविंग द अनइक्वल एनर्जी स्प्लिट। मतलब जब हम उनको देखो, अगर हमारा ये डी ऑर्बिटल है तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5। इसको अब हम स्प्लिट कराएं, स्प्लिट का मतलब हम कह सकते हैं अलग करना, तोड़ना, अलग। जब ये अलग होगा तो दो दो खाने में ब्रेक हो जाएंगे, एक हमारा 3 खानों में ब्रेक हो जाएगा। तो जब वो स्प्लिट होंगे, अलग होंगे, तो वो अलग अलग एनर्जी के साथ यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा तो कि लिगेंड जबकि धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि वो जो दो टाइप हैं जरा ध्यान से देखना, ये हमारा एक होता है जिसको हम कहते हैं T2G और एक कहते हैं EG। लेकिन याद रखना, स्प्लिटिंग फ्रॉम द डी ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहां पर जो डी कक्षकों का यह विपाटन होता है ना, वो संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करेगा। जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी ज्योमेट्री पर ही डिपेंड करेगा। और इनको दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा है EG और एक हमारा है T2G। और याद रखना है इनके बीच का जो अंतर होता है वो टोटल हमें याद रखना होता है 10 DQ, 10 डेल्टा बोल सकते हो, या 10 DQ का मतलब डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अब आ जाओ आगे। अगर जैसे हमारा है ये दो भागों में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे एक हमारा पहला लिखा है ओक्टाहेड्रल, कौन सा लिखा है, ओक्टाहेड्रल। अगर ओक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो इसको हम पहले स्प्लिट करना एक बताते किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ध्यान देना। मान लेते हैं हमारा ये थोड़ा सा यार, थोड़ा मुटका बनाओ राजा, जैसे ये। ठीक है भाई, ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा देखो 5 खानों में इसको चित्त करते हैं। अब ये हमारे इक्वल एनर्जी रख रहा है, ये इक्वल एनर्जी रखने वाला यानी कि समान ऊर्जा, ये हमारा बेटा समान ऊर्जा रख रहा है। अब हमें इसको स्प्लिट कराना। मान लेते हो अगर हम इसको स्प्लिट कराते हैं तो ये हमारा 2 ऑर्बिटल में ब्रेक हो गया, और नीचे ही हमारा थोड़ी सी जगह की साइट्रोजी है। ठीक है ना। अभी देखना, यहां पर हमारे 3 जगह कम पड़ रही है, कहां पे लिख, देख लेना, समझ लेना। अभी क्या कर रहा, मैं इसको स्प्लिट कर रहा, इसको मैं स्प्लिट कर रहा। चक जक 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 झू 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 चक 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 झू। अरे अरे अरे, देखो भाई, इसको मैंने स्प्लिट किया डी को। अब ये जो हमारी डी ऑर्बिटल होंगी, ये सारी की सारी कैसी होंगी, अनइक्वल एनर्जी वाली होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं अनइक्वल, असमान, असमान, असमान ऊर्जा, इक्वल एनर्जी। ठीक है भैया, ये अनइक्वल एनर्जी है। अब देखो ध्यान सुनना, ये हमारा दिखाता है DXY, सॉरी, ये हमारा दिखाएगा DXY, DYZ,
डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इनके बीच का टोटल, अगर हम टोटल और टोटल की बात करें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिफरेंस होगा, टेन डी क्यू बोलो या डेल्टा बोलो, डिफरेंशियल वर्क क्वांटा। ध्यान समझो मैं क्या बता, अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से समझो। ये वाला हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, इनका टोटल डिफरेंस हुआ 10 डी क्यू। एक हमारा है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है ना मेरा भाई। अब याद रखो ये वाला जो होता है 6 डी क्यू का होता है, कुछ चेंज कर लेते कलर, ये हमारा जो होता है 6 डी क्यू का होगा और नीचे वाला होगा हमारा 4 डी क्यू का, ठीक है भाई। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, बात क्लियर है ना, जल्दी से बात देखो, क्लियर है ना। अब इसी में ये हमारा ईजी वाला होता है, ईजी वाला, ये वाला हमारा होता तो 2 टीजी, देखो हमने यही तो डिवाइड किए थे, T2G और EG, ठीक है ना। तो ये हमारा बनता है अष्टफलकी में, यानी कि हम बात करते हैं किसमें बेटा, ओक्टाहेड्रल में इस तरीके से स्प्लिटिंग होगा। अच्छा, अब आता है इसी तरीके से चतुष्फलकी। चतुष्फलकी में देखो कैसे करोगे, चतुष्फलकी में भी सेम करना है, सेम ही करोगे आप, थोड़ा सा सेम ही करना है बेटा, इनको भी हम सेम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सेम करते हैं, 1 2 3 4 5, इसको भी स्प्लिट कराते हैं, अलग कराते हैं, इसको भी अलग कराते हैं बेटा, अलग कराने में तो हम माहिर हैं। अब देखो क्या होगा, अब इनको भी हम थोड़ा सा अलग कराते हैं, ये देखो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। अभी क्या करते हैं इनको, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड राजा, ऊपर अब हमें कितने रखने हैं, 3 रखने ना। हाँ भाई, ऊपर अब की बार हमें रखने हैं 3, नीचे वाले कितने रखेंगे आप, नीचे रखेंगे 2। तो मैं भूल गया था, क्योंकि मैं तो फिर उसमें ही बना देता सेम, डिफरेंस ही क्या होता, ठीक है ना। अभी सही है, इसको 3 में तोड़ो, इसको 2 में तोड़ो, ठीक है ना। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा राजा, इसको तोड़ लेते हैं ना, ये देखो स्प्लिट कराया, इसमें स्प्लिट हुआ, ये इसमें स्प्लिट हुआ, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलोगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा होगा डी जेड स्क्वायर, ये होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स, ठीक है ना। अभी क्या होगा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को अगर आप इंडिकेट करो, ये हमारा ईजी होगा, ये हमारा 2 टीजी होगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसका टोटल डिफरेंस देखो बेटा, टोटल डिफरेंस देखो, टोटल डिफरेंस होगा 10 डी क्यू, 10 डी क्यू या डेल्टा। क्लियर है ना, ध्यान समझ रहे हो। अब ध्यान से समझना, ये वाले में कितना था, इसका 6, ऊपर वाले में कितना 4, अब ऊपर वाले में कितना हो जाएगा 4 डी क्यू और नीचे वाले में हो जाएगा कितना 6 डी क्यू। टोटल का 6 और 4 जोड़ोगे 10 ही तो हो जाएगा। ये देखो नीचे क्या था 4, अब नीचे कितना है 6, और ये सारे के सारे जो आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं वो हमारी कैसी, अनइक्वल एनर्जी, ये हमारे पास है समान ऊर्जा, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, और ये सारे के सारे इधर जो मिले वो हमारे पास है असमान, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, कक्षक ऑर्बिटल, है ना। क्लियर, अभी क्लियर हो गया ना। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पूछा जाए इस तरीके से स्प्लिट होगा। अच्छा याद रखना, हमेशा आपका डी इसमें एसपी में स्प्लिटिंग नहीं होता, याद रखना। अनुप्रयोग देखो, अगर यहां पर बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रंग की बात करता है, तो जितने भी संक्रमण धातुएं होते हैं उपसह संयोजक यौगिक होते हैं,
वो सारे के सारे जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो आपके कलरफुल होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल पाया जाता है, डी ऑर्बिटल हमारे जो अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश के रंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रकाश के रंग को जैसे ही खींच लेंगे तो वो हमारे चले जाते हैं कहां, तो आपका आंसर होगा दृश्य प्रकाश के एक भाग को एब्जॉर्ब कर देते हैं, डी डी संकर्ण कक्षक और ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, हाई एनर्जी में चले जाएंगे, फिर हमारे धीरे 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 लो एनर्जी करेंगे, जिससे वो एक कलर दूसरा का दूसरा, मतलब जो इसने लिया उसका दूसरा कलर दिखाएगा, यानी कि अवशोषित प्रकाश जो उसने खींचा था वो उसके दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये कंपाउंड है, ये येलो को एब्जॉर्ब करेगा, वॉलेट दिखाएगा, ये कंपाउंड है ब्लू ग्रीन में जाएगा और रेड में दिखाएगा। इसी तरीके से हमारे कुछ बहुत सारे कंपाउंड होंगे जो मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। देखो ये कंपाउंड है, इसका जो अगर वेवलेंथ की बात करें, मतलब वैसे वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं, पीला एब्जॉर्ब करेगा, बैगनी दिखाएगा। ये वाला है आपका नीला हरा लेगा, लाल दिखाएगा। ये वाला है आपका नीला लेगा, आपका नीला पीला दिखाएगा। ये वाला कंपाउंड आपका इस तरीके से परावैंगनी जितनी भी है दृश्य प्रक्षेपण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपका हल्का पीला आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये वाला कंपाउंड है बेटा लाल रंग को एब्जॉर्ब करेगा, नीला दिखाएगा। ये वाला अगर कंपाउंड को देखें तो ये नीला हरा होगा, लेकिन नीला लोहित कलर में आपका कलरफुल में दिखाएगा। तो देख लो ये हमने वेवलेंथ भी एक तरीके से लिख दी है, जिसकी जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य होती है। अब कहानी ये है कि यहां पर जितने भी डी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल में जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कलर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद हाई एनर्जी में चला जाता है, हाई एनर्जी में जाने के बाद एक कलर को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे कलर में दिखाएगा। आगे आते हैं, याद रखिएगा यह सिद्धांत धातु जो भी आपने पढ़ी थी लिगेंड केवल आवेशित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की ही बात करेगा, यानी कि दिस थ्योरी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द कंसीडिंग मेटल एंड लिगेंड एज द ओनली चार्ज पॉइंट, चार्ज पॉइंट को ही देखकर काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यह केवल डी कक्षकों का ही विपाटन करेगा, विपाटन मतलब डी ऑर्बिटल का हो स्प्लिट करेगा, एस और पी को नहीं करेगा। ये लिगेंडो जो लिगेंड्स होते हैं उनमें कोई भी स्प्लिट का मेथड नहीं लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। नाउ द नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है जो भी हमारे संकुल्स होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो पाई ऑबंड जो हमारी पाई बॉन्ड बनते हैं उसमें नहीं बताएगा, नहीं समझाता है, वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा, और ये लिगेंड से कोई भी महत्व तो नहीं करेगा, ठीक है मेरा भाई। तो यहां पर ये जो भी टॉपिक रहे प्रॉपर तरीके से खत्म है, आपके लिए HW होगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितनी भी हमने आइसोमेरेज में पढ़ाई है, जो भी हमने आपको आइसोमेरेज में पढ़ाई है वो आपको पता होना चाहिए, BBT आपको पता होनी चाहिए, TFT आपको पता होना चाहिए, IUPAC जो इसमें पढ़ाएगी वो आपको पता होना चाहिए। और क्या बचा, BBT, CFT, VBT और IUPAC, आइसोमेरेज में हो गई, और कुछ बचा क्या, हाँ वर्नर थ्योरी, हमारा क्या भैया वर्नर थ्योरी, और क्या बचा, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हैं इस चैप्टर को लेके, इस चैप्टर को लेके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है भाई। तो ये आप अपनी अच्छी तरीके से कॉपी में मेंटेन करें और इनको आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी कॉपी पे सजाएं और इनको याद करें भाई, इनको याद करोगे तो आई होप आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से ऐसे मुस्कुराते रहिए, और ये चैप्टर हमारा एक फिर से एंड हुआ, ठीक है भाई साहब, ओके। चलिए मुलाकात करते हैं ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमने आपको ऑलमोस्ट बता रखा है कि नेक्स्ट चैप्टर आपके अकॉर्डिंग, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर फिजिकल करा दी, इनऑर्गेनिक भी आपने एक दो चैप्टर पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक का भी कुछ एक हल्का सा जिक्र अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का ही होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तब तक के लिए मस्त रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना ध्यान रखने, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। सभी लोगों को नए लेक्चर में हम लोग स्वागत करेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाबा टाटा, जय हिंद।